सो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है एरिया अंडर द कर्व पे, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व पे आज जो सेशन होगा वो एरिया अंडर द कर्व पे होगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, एरिया अंडर द कर्व में क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। एंड इस लेक्चर के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। हर क्लास का नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको जरूर मिलेगा, करेक्ट है। आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एम 2022 बैच शुरू होने वाला दोस्तों, एम 2022 बैच अनअकैडमी की ऐप पे 14 अप्रैल है ना, 14 अप्रैल से शुरू होगा। जो स्टूडेंट्स 2022 में जेई देना चाहते हैं ये बैच उन लोगों के लिए है। इनमें मैं, अमित सर और अभिलाष सर तीनों लोग हम लोग पढ़ाएंगे। जेई का कोर्स होगा, जेई और बोर्ड का कंप्लीट इसमें कंटेंट होगा, है ना। पूरी थ्योरी कवर करवाई जाएगी और प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी, डीपीपी सॉल्विंग होगी, डाउट सेशन होगा, है ना। काफ़ी डिटेल्ड बैच है, जी हाँ, है ना। प्लस कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे है, आइकॉनिक कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है एरिया अंडर द कर्व, है ना। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, जेई एडवांस का एग्जाम हो या फिर बोर्ड्स का एग्जाम हो, है ना। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है। और अच्छी बात क्या है, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो यार इस चैप्टर का क्वेश्चन बन भी जाता है ना। ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व हो, है ना। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना बेहद ईजी होता है, ठीक है। तो एक बार क्विकली हम कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। जो फंडामेंटल थ्योरम है एरिया अंडर द कर्व की, है ना, फंडामेंटल थ्योरम, है ना, बिल्कुल जिस थ्योरम के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है ना, फंडामेंटल थ्योरम जो है ना, बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरम जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, उसका ये कहना है कि मान लो अगर एक फंक्शन है ना, एक एक्स एक्सिस से ऊपर एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स, y is equal to fx is a function lying above the x-axis, y equal to fx जो है एक फंक्शन है जो x एक्सिस से ऊपर लाई करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि इस फंक्शन ने x इक्वल टू a से x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक इस फंक्शन ने x एक्सिस पे कितना एरिया प्रोजेक्ट किया है। जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन ने x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर कितना एरिया प्रोजेक्ट किया है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये शेडेड एरिया कौन सा है, शेडेड एरिया जो है ये एक बाउंडेड एरिया है ना। बता दूं आपको कि ये जो शेडेड एरिया है ये एक बाउंडेड एरिया है। आपको डिटेल में यहाँ समझा देता हूँ। ये एरिया बाउंडेड है ना, एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन, x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस, है ना, एंड x एक्सिस, है ना। ये यहाँ पे चार चीज़ें हैं, चार कर्व है जिन्होंने इस एरिया को बाउंड किया हुआ है ना। चार चीज़ें हैं, चार कर्व हैं, जी हाँ, चार चीज़ें हैं, चार कर्व हैं जिन्होंने इस एरिया को बाउंड किया हुआ है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, x इक्वल टू a लाइन है, ठीक है, ये x इक्वल टू b लाइन है, ठीक है, x इक्वल टू a लाइन, x इक्वल टू b लाइन, और ये हमारी क्या है,
ये हमारी है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसने जो ये शेडेड एरिया जो है, ये एरिया हमें इंटीग्रेशन देता है। जो फंडामेंटल बात है इस पूरे चैप्टर की, जो फंडामेंटल बात है, आप उस बात को समझने का प्रयास करना, है ना। जो फंडामेंटल बात है, बिल्कुल जो फंडामेंटल थ्योरम है इस चैप्टर की, दोस्तों समझने का प्रयास करना। जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहती है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ने जो एक्स एक्सिस पे जो एरिया प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि फंक्शन जो मेरा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए, फंक्शन मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो जो शेडेड एरिया है दोस्तों, ये क्या होगा, ये एफ एक्स को अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी मेरी इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। ये बात अपने को समझनी है। बता दूं आपको फिर से, ये जो क्वांटिटी है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्वांटिटी इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करती है, इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। शेडेड जो एरिया होगा यार, ये वाला जो एरिया होगा, है ना, ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया मेरा होगा इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस थ्योरम के ऊपर टिका हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी और इस शेडेड एरिया की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, यही इस थ्योरम का कहना है। मगर यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि फंक्शन जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। फंक्शन किसके ऊपर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। करेक्ट है। अरे बिल्कुल फंडामेंटल थ्योरम है, मालूम है ना आपको, है ना, फंडामेंटल थ्योरम है एकदम। आई होप आपको मालूम होगी, ठीक है यार। क्लास का जो लिंक है वो आप अपने ग्रुप्स पे भेज दीजिए, मैक्सिमम लोग इस क्लास का ताकि बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। हाँ ठीक है। व्हेन यू विल टेक वन शॉट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, यार वो जैसे कैलकुलस अभी एरिया अंडर द कर्व करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करवाऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर वेक्टर्स 3D करवाऊँगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे आगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स करेंगे। यूँ करते करते सारा सब कुछ ही करवाना है, ठीक है। हाँ आ जाएगी, क्लास आ जाएगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून हर्षवर्धन, गुड आफ्टरनून। हाँ 12th के लिए बैच आ रहा है, 12th के लिए बैच आ रहा है, ठीक है। 12th के लिए बैच आ रहा है, ठीक है। ट्वेल्थ के लिए बैच आ रहा है, ठीक है। हाँ चलो चलते हैं आगे। तो यार यहाँ पे फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना, फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो है हमें ये वाला एरिया देगा, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे हो, है ना, ये बता दूं आपको कि फंक्शन अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो ना, जैसे ये देखिए, अगर फंक्शन मेरा कुछ ऐसे है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये मेरी x इक्वल टू ए लाइन है, ये x इक्वल टू बी लाइन है। तो ये जो एरिया है नीचे एक्स एक्सिस के यहाँ पे फंक्शन था, है ना, इस फंक्शन ने जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया प्रोजेक्ट किया है दोस्तों, यहाँ पे एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होती है ये समझना होगा हमको। इस केस में जो शेडेड एरिया होता है, इस केस में जो शेडेड एरिया होता है वो होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स और इसके आगे लगा दो माइनस साइन। जी हाँ, यहाँ पे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी हमको ये वाला शेडेड एरिया देती है। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हमको ये वाली क्वांटिटी ये शेडेड एरिया देती है दोस्तों, अगर फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है तो अगर कोई पूछे शेडेड एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई पूछे शेडेड एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये क्वेश्चन है, कोई हमसे पूछे कि एरिया बाउंडेड या एरिया शेडेड, है ना, एरिया बाउंडेड का क्या फॉर्मूला है, एरिया बाउंडेड का क्या फॉर्मूला है, कोई अगर हमसे पूछ ले एरिया बाउंडेड का क्या फॉर्मूला है, ऐसे करके कोई अगर हमसे पूछता है तो हम उसको उत्तर देंगे एरिया बाउंडेड का एक फॉर्मूला नहीं है, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एरिया बाउंडेड का अलग अलग सिचुएशन में,
अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला होता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, किस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होता है, किस सिचुएशन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, अगर इतनी सी बात भी आपको समझ में आ जाती है, ठीक है, बता दूं आपको कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, अगर इतनी सी बात भी आपको समझ में आ जाती है तो समझ लेना एरिया बाउंडेड के सारे फंडे आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तब क्या फंडा इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे जब होगा तब क्या फंडा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फंक्शन जब एक्स एक्सिस के नीचे होगा तब कौन सा फंडा इस्तेमाल करते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर फंक्शन थोड़ा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, है ना, यहाँ पे बता दूं आपको, अगर फंक्शन थोड़ा एक्स एक्सिस के ऊपर है और थोड़ा एक्स एक्सिस के नीचे है, जी हाँ, फंक्शन थोड़ा एक्स एक्सिस के ऊपर है, थोड़ा एक्स एक्सिस के नीचे है, उस केस में क्या फंडा इस्तेमाल करेंगे, ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी। अगर मान लो फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से, ऐसा फंक्शन है, अगर कोई पूछे हमें ये वाली लाइन x इक्वल टू ए लाइन है, ये वाली लाइन x इक्वल टू बी लाइन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको यार ये वाला x एक्सिस पे जो प्रोजेक्टेड एरिया है, यहाँ पे सारा जो खेल हो रहा है, हर केस में, तीनों ही केसेस में, अब तक 3 केसेस की मैंने बात की, जब फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है, दूसरा जब फंक्शन x एक्सिस के नीचे है, और तीसरा जब फंक्शन का कुछ पार्ट x के नीचे कुछ पार्ट x के ऊपर है, तीनों ही केसेस में मैंने x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला शेडेड एरिया निकालना हो दोस्तों, तो आपको एक बात बता दूं कि आपको ये बिंदु निकालना जरूरी है। अगर आप ये बिंदु नहीं निकाल पाओगे, अगर आप ये वाला बिंदु, इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है, इस पॉइंट को निकालना जरूरी है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं निकाल पाओगे तो इस केस में शेडेड एरिया निकालना बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो इसलिए ये जो x इक्वल टू सी पॉइंट है, ये जो x इक्वल टू सी पॉइंट है, निकालना जरूरी है। और यहाँ पे जब आप शेडेड एरिया निकालोगे, ये जो एरिया है यहाँ पे इस केस में, है ना, एरिया कौन सा जो मैंने शेड किया है, ठीक है ना, एरिया कौन सा जो मैंने शेड किया है, अगर आप शेडेड एरिया को जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला कैसे मिलेगा, ए से सी है ना, फंक्शन मेरा मान लो y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया मैंने, है ना, ए से सी, ये जो एफ एक्स फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेट करके माइनस लगा देंगे तो आपको नीचे वाला एरिया मिल गया है। ठीक है, और इसमें अगर जोड़ देंगे सी से बी इंटीग्रेट करके एफ एक्स को, ठीक है, तो हमको नीचे ऊपर वाला एरिया मिल गया है ना। ये पूरी जो क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी हमको ये वाला प्लस ये वाला, ये कंबाइंड एरिया हमको दे देगी। ठीक है, तो तीसरा केस हो गया जब फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। 12th क्लास का जो कोर्स है 1 अप्रैल से चालू हो रहा है ना, एकदम शानदार, एकदम भन्नाट कोर्स 12th क्लास का आने वाला है। ऐसा कोर्स मुझे लगता नहीं है कि अवेलेबल है, और ना ही ऐसा कोर्स अवेलेबल होगा। तो ये ऐसा यूनिक कोर्स होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, है ना। मैथ्स में 12th क्लास में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सर्वेश पटेल आ गई। चलिए मैथ्स पे मूवी बना दीजिए ना, मैथ्स पे मूवी बना देंगे भाई, मैथ्स पे मूवी बना देंगे। ठीक है, मैथ्स पे बहुत सारी चीज़ें बनानी है। जो 12वीं क्लास का जो कोर्स है ना, वो खुद में अपने आप में एक मूवी होगा। ठीक है, 12वीं क्लास का जो कोर्स है वो अपने आप में एक मूवी होगा। तो और तुम्हारी जो डिमांड है मैथ्स को, मेरा बस इतना सा कहना है कि मैथ्स को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। जितना सिंप्लीफाई हो जाए, जितना आप मैथ्स से प्यार करने लगें, उतना ही मुझे लगता है कि मैं अपने काम के साथ फिर जस्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बस एक ही रहता है कि स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगे और मैथ्स से मोहब्बत हो जाए, इतनी सी चाहत हमारी है। ठीक है, हाँ, एनर्जी बिल्कुल कम नहीं है, सेंसिटिव चैप्टर है ना, बहुत तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल कम नहीं है, तो ये ना समझे एनर्जी कम है। हाँ, आप लोगों को मज़े लेने की आदत है। ठीक है, हाँ, चलिए, हाँ, यहाँ एक बच्चे ने पूछा है JEE 2022 को क्लियर कर सकते हैं, अभी भी 11th वेस्ट हो गई। यार देखो अभी क्या है ना, 11th अगर आपकी वेस्ट हो गई, एक बात बता दूं आपको मैं, 11th अगर आपने वेस्ट कर दी है
है ना। उसके बाद अगर आप जेई क्लियर करना चाहते हैं तो मजे मजे में नहीं होने वाले, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको झूठी बातें नहीं कहूँगा, है ना, मजे मजे में नहीं होने वाली। उसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन और अपना पूरा समय और पूरी एनर्जी को सही डायरेक्शन में और जेई को जो चाहिए उस प्रिपरेशन में आपको लगना पड़ेगा। खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बारीकी से 12वीं क्लास सीखनी पड़ेगी, अलोंग विद दैट 11th क्लास के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तब जा करके आप जेई कर सकते हो। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हलवा है और आपने 11th उड़ा दी और 12th में भी थोड़े बहुत मजे लिए और कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको 12th बहुत सीरियसली शिद्दत के साथ करनी पड़ेगी और 11th के जो फंडे हैं जो आपके छूट गए हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तनुश्री ने कहा लॉट ऑफ लव फ्रॉम बिहार सर, लॉट ऑफ लव फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ चलिए, बहुत शानदार, आप पढ़ते रहें, आप मुस्कुराते रहें और आप मैथ से प्रेम करते रहें, यही मेरी कोशिश है और यही मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए खेल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शेडेड एरिया जो है 3 केसेस में हम देख चुके हैं, एक और केस में है ना। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कब करवाओगे यार, आई हेट यू, मिकासा ने मुझको भेजा है। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कब करवाओगे, मैं आपको बता दूं, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का इस सीरीज में वीडियो में बता चुका हूं, है ना। इस सीरीज में वीडियो यहाँ पे कॉल लव फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम बिहार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, अलग अलग जगहों से लोग हैं। हाँ चलिए चालू करते हैं आगे। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस देखिए समझने की ज़रूरत है कि अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे है ना, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और ये हमारा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स कर्व, ठीक है ना। देखिए फंक्शन एफ एक्स जो है ना वो ऊपर है और जी एक्स जो है वो नीचे है ना। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, जो फंक्शन एफ एक्स है वो ऊपर है और जी एक्स जो है वो नीचे है ना। एफ एक्स ऊपर है, जी एक्स नीचे है। अगर कोई हमसे पूछे कि एक्स इक्वल टू ए लाइन ये वाली है, एक्स इक्वल टू बी लाइन ये वाली है, एक्स इक्वल टू ए लाइन, एक्स इक्वल टू बी लाइन, और यहाँ पे ये वाला शेडेड एरिया आप बता दीजिए ना। कोई अगर हमें कहे कि भैया आप इस वाले एरिया को बता देंगे क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बता देंगे भाई। ये जो शेडेड एरिया है ये बताना बेहद आसान है। अगर कोई हमें पूछे कि ये वाला शेडेड एरिया कैसे निकालें, तो हम उनको कहेंगे कि बेहद आसान है, ठीक है। इस वाले शेडेड एरिया को निकालना है तो कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। आप यूँ सोचिए, अगर मैं इस कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया ही तो बचेगा। और ये जो कंप्लीट एरिया है, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है बाय एफ एक्स फंक्शन, इस एरिया को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी, है ना। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो इस एरिया को, मतलब जी एक्स का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया है उसको माइनस कर दो, तो ए से बी जी एक्स डी एक्स, ये माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इस केस में अगर प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है तो इस प्रकार से ये वाला एरिया मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो एक्सप्रेशन है, ये वो इंटीग्रल है, ये वो एक्सप्रेशन है, ये वो इंटीग्रल है जो हमको ये शेडेड एरिया देती है। समझ में आ रही बात आपको, समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए एकदम बहुत ही शानदार, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जरा। यहाँ पे सृजन ने पूछा है 12th का बैच कब चलेगा। 12th का बैच 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और पूरी साल चलेगा, ठीक है। 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा यूट्यूब पे, 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। अनअकैडमी ऐप पे 14 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है ना। 14 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है। यस, तो मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट केस देखते हैं, है ना। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस क्या है कि सिचुएशन अगर कुछ ऐसी हो, सिचुएशन अगर ऐसी हो कुछ कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को काट रहा हो, है ना। ये है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन और ये है y इक्वल टू जी एक्स फंक्शन, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को यूं करके काट रहा है, ठीक है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को काट रहा है। ये दो लाइन्स हैं, ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू ए लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये x इक्वल टू बी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कहे कि एफ एक्स और जी एक्स ने जो एरिया बाउंड किया है ना, यहाँ पे कोई अगर हमको कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय, है ना, हम निकालना चाहते हैं शेडेड एरिया, है ना। ये जो शेडेड एरिया है ये कौन सा एरिया है, शेडेड एरिया निकालना चाहते हैं। मगर आप ध्यान से देखें
तो ये शेडेड एरिया वो एरिया है जो fx और gx ने x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में बाउंड किया है, ठीक है। ये है एरिया बाउंडेड बाय, ये है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, है ना। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है। अगर आप ये एरिया है ना, ये वाला एरिया अगर अपने को निकालना है तो यार इस केस में देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन कर दो, ठीक है। आप बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ यार, यहाँ पे देखिए जब हमने ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस नीचे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया ना, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं fx माइनस जी एक्स, है ना, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं fx माइनस जी एक्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर दो a से b, इसको इंटीग्रेट कर दो a से b, ठीक है। तो fx माइनस जी एक्स को यूं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ठीक है ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और इसको x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो शेडेड एरिया है देखिए ये क्या है, ये है ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a से लेकर के b तक अगर करना है तो यहाँ पे a से लेकर के ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि a से लेकर के इस पॉइंट तक है ना, ये वाला पॉइंट है, मान लो x इक्वल टू c है यहाँ पे, तो a से c तक तो fx ऊपर है gx नीचे है, c से b तक देखोगे तो gx ऊपर हो गया fx नीचे हो गया, है ना। तो आपको बता दूं मैं कि a से लेकर के c तक तो fx माइनस gx करना पड़ेगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और c से लेकर के b तक, है ना, c से लेकर के b तक ये वाला एरिया निकालना है, तो ऊपर हो गया gx, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको gx माइनस fx, क्या करना पड़ेगा आपको, gx माइनस fx करना पड़ेगा, करेक्ट है जी। तो शेडेड एरिया इस केस में हमको ये वाला इंटीग्रेशन दे देगा, ठीक है ना, तो ये वाला इंटीग्रेशन हमको इस केस में क्या दे देगा, शेडेड एरिया दे देगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, है ना। अब देखो ये एक क्रैश कोर्स की क्लास है ना, एक ही सेशन में हमको लिमिटेड टाइम में सारी चीज़ें हमारी रिवाइज करनी है। अगर मान लो डिटेल्ड क्लास होती, डिटेल्ड कोर्स होता, तो अपन बहुत मतलब एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आधा एक एक घंटा बात कर सकता था, है ना, विद द नंबर ऑफ एग्जांपल्स। बट खैर अभी आप लोगों ने 12th क्लास में जो लोग हैं और जो लाइक ड्रॉप आउट्स जिन लोगों ने किया है उनको चीज़ें तो मालूम है, अब एकदम क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है ब्रशअप हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो है ना एक वापस से रिवीजन हो जाएगी चैप्टर की, ठीक है, यही हमारा मोटिव है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि देखो एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये y इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन जो है ना, ये एफ एक्स फंक्शन, ये एफ एक्स फंक्शन का अगर एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया की बजाय वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालना हो, अगर कोई बोले y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालो, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालो, ठीक है, इस फंक्शन का y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालो, ठीक है, y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालो, कहां से कहां तक, y इक्वल टू c से लेकर के y इक्वल टू d तक, है ना। अगर कोई पूछे कि ये वाला एरिया निकाल दो आप, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस, तो शेडेड एरिया जो है ना, शेडेड एरिया, यार देखो इसको निकालने के दो तरीके बता देता हूं आपको मैं, इसको निकालने के दो तरीके बता देता हूं। एक तो तरीका है कि देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो यहां से अगर x देखेंगे तो x क्या हो गया, f इनवर्स y हो गया, x क्या हो गया, f इनवर्स y हो गया। तो पहला तरीका तो है आप f इनवर्स y को, ठीक है ना, f इनवर्स y को y इक्वल टू c से d इंटीग्रेट कर दें, y इक्वल टू c से d इंटीग्रेट कर दें, है ना। एक तरीका तो ये है, ये शेडेड एरिया सीधा निकल जाएगा, f इनवर्स y को c से d इंटीग्रेट कर दें, है ना। यहाँ पे लेकिन एक चीज बता दूं आपको कि जो मेरा फंक्शन है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये इन्वर्टेबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, इन्वर्टेबल होना चाहिए, सी से डी में इन्वर्टेबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, वाई सी से डी में, ठीक है।
दूसरा तरीका क्या है, इसको निकालने का दूसरा तरीका जो है ना, वही बता देता हूँ आपको। इसको निकालने का दूसरा तरीका ये हो सकता है ना, इस क्वेश्चन को निकालने का दूसरा तरीका, ध्यान से समझिए आप, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको मैं। क्या करो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप क्या करो, ये देखिए, ये पूरी रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करके ये वाला एरिया भी हटा दें तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना, ये तो दूसरा कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया देखो, ये y इक्वल टू डी है ना, यहाँ पे देखो x निकाल लिया मैंने, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है मान लो यहाँ पे, तो b इंटू डी है ना, बता दूं आपको b इंटू डी पूरी रेक्टेंगल का एरिया हो गया, माइनस छोटे वाली का एरिया कितना है, a इंटू सी है ना, बी डी माइनस ए सी, माइनस देखो पूरी रेक्टेंगल में से ये वाला हटा दिया और ये वाला हटा देंगे तो बचेगा कौन सा, यही तो बचेगा। और ये कितना है, ये है एफ एक्स का ए से बी इंटीग्रेशन, ठीक है, ये है एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये है एफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कई बार फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना आसान होता है, कई बार उसके इन्वर्स का इंटीग्रेशन निकालना आसान होता है। अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना आसान हो तो इस तरीके से आप ये वाला एरिया निकाल सकते हो, और अगर इंटीग्रेशन इन्वर्स का निकालना आसान हो तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करेंगे। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कुछ और चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, समझ में आ रही बात आप लोगों को? अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल मालूम है ना आपको, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, है ना, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर पाई आर स्क्वायर होता है ना। रेडियस आर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है जी, एक एलिप्स है मान लो, ठीक है, एक एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस ए है, ये सेमी माइनर एक्सिस बी है, ठीक है। एक एलिप्स की सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस अगर मालूम है हमको, ए और बी यहाँ पे दी हुई है। एरिया ऑफ एलिप्स दोस्तों मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ एलिप्स ये होता है पाई ए बी, क्या होता है पाई ए बी, पाई बोले तो 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना पाई की, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू तो पाई होती है, ठीक है, पाई ए बी, ठीक है। तीसरी चीज आपको बता दूं, दो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by है ना, एरिया बाउंडेड, है ना, एरिया बाउंडेड बाय देम, है ना, एरिया बाउंडेड, ये दो पैराबोला जो एरिया बाउंड करते हैं वो 16ab/3 करते हैं ना, मॉडुलस लगा दिया क्योंकि ए और बी का भरोसा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो बता दूं आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है ना, इनका डायग्राम अगर बना करके देखें तो देखो, अभी बना देता हूं मैं, है ना, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, ठीक है ना। ये वाला जो पैराबोला हमारा है, ये वाला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये वाला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये वाला जो पैराबोला है ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये है हमारा, ये जो हमारा एरिया, ये एरिया बाउंडेड हुआ। तो ये एरिया कभी भी निकालना हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा याद रखें 16ab/3, एकदम मज़ा आ जाएगा, खटाक से फॉर्मूला इस्तेमाल करें और सवाल निकाल लें, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या याद रख सकते हो, इसके अलावा और आप याद रख सकते हो एरिया बाउंडेड बाय, तीसरा पॉइंट हो गया ना, हाँ तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx इज 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, है ना।
एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई इक्वल टू mx इज 8a² 3m³। ऑब्जेक्टिव में यार ये भी याद रख लो तो बढ़िया है, ऑब्जेक्टिव में अगर आप ये भी याद रख लो तो अच्छा है। यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा देखिए बता देता हूँ आपको। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला कुछ ऐसा बनता है ना। ये बन गया हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये वाई इक्वल टू mx लाइन जो होगी, y इक्वल टू mx लाइन जो है वो ऐसी बनती है ना। ये y इक्वल टू mx लाइन होगी तो इनके बीच में ये जो एरिया बाउंड हुआ ना, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए डॉटेड, मैंने यहाँ पे देखिए डॉटेड जो है ना, ये देखिए डॉटेड एरिया, मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो डॉटेड एरिया है, ठीक है। दिस डॉटेड एरिया इज 8a²/3m³ है ना। ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस लेना पड़ेगा इसका आपको, है ना। तो देखो इसको मॉडुलस में लिख देता हूँ 8a²/3m³ को, है ना। दिस इज 8a²/3m³। कहीं m नेगेटिव ना हो जाए इस बात का मुझे थोड़ा डर है, इसलिए मैं इसको मॉडुलस में लगा देता हूँ 8a²/3m³, ठीक है जी। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड दिस लाइन, ये लाइन हमारी है y इक्वल टू mx। इन्होंने ये जो एरिया बाउंड किया जिसको मैंने यहाँ पे देखिए शेड किया हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कोई पूछे तो 8a²/3m³ आप बोल सकते हैं, करेक्ट है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप इन फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक और चीज़ याद रख लें आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू a जो एरिया बनाते हैं वो एरिया ही बड़ा सिंपल होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, ठीक है। ये x इक्वल टू a है ना, ये लाइन हमारी x इक्वल टू a है, तो x इक्वल टू a लाइन के साथ ये जो एरिया बनता है ना, दिस एरिया है ना, एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a। ये जो एरिया बाउंड करते हैं, ये जो एरिया बाउंड करते हैं ये होता है 8a²/3 है ना। इसको स्टूडेंट्स डायरेक्टली याद रख लेते हैं, जेई के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको डायरेक्टली याद रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा ये छोटी छोटी बातें जो है मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप ये छोटी छोटी बातें याद कर लें। सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको जो मैंने अभी बताए हैं ये अगर सारे आपको आते हैं, अलोंग विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कर्व ट्रेसिंग आती है, ठीक है ना, कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, ठीक है ना, बेसिक जो है ना कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, है ना। अगर आपको कर्व ट्रेसिंग आती है, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने ऑब्जेक्टिव में हेल्प के लिए बता दिए हैं, बेसिक्स मैंने एरिया निकालने के आपको समझा दिए हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो मुझे लगता है आप एरिया का जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अरे समझ में आ रही है क्या भाई? अरे समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट, मज़ा आ रहा है? चलिए गुड। चलिए बेसिक्स मैंने रिवाइज करवा दी हैं। हर्षिल जोशी, भन्नाट सर कैसे हो? मैं हूँ मैथ्स का शहर यार। मैं भी हूँ मैथ्स का शहर यार, ठीक है। चलिए हर्षिल जोशी, हाँ थैंक यू, शहरियार हो आप, बिल्कुल एकदम, हर कोई शहरियार बन सकता है, ठीक है। मैं भी हूँ मैथ्स का शहरियार हैं। चलिए 12th क्लास कब से चालू होगा बता चुका हूँ। यूट्यूब पे 12th क्लास का जो फ्री कोर्स है वो 1 अप्रैल से चालू होगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा। और अनअकैडमी ऐप पे 12th क्लास का जो कोर्स है एम 2022 बैच वो 14 अप्रैल से चालू होगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से चालू होगा, ठीक है जी। आप लोगों की खिदमत में 12th क्लास का जो कोर्स है वो 1 अप्रैल से यूट्यूब पे चालू हो जाएगा। हाँ जी, चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मतलब क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा मेरे पास एक क्वेश्चन है, आइए ज़रा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। द एरिया, मज़ा आएगा, है ना। द एरिया ऑफ
the area of the region enclosed by the area of the region enclosed by the curves, the area of the region enclosed by the curves y is equal to x ln x and y is equal to 2x minus 2x square 2x minus 2x square is ऑप्शन ए है 7/12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ऑप्शन बी है 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन सी है 5/12 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है जी। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, है ना, ये वाला कर्व और ये वाला जो कर्व है, इन्होंने कितना एरिया एनक्लोज किया है आपको बताना है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, है ना। 2 मिनट में स्क्रीन से अभी गायब हो जाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं इसका सलूशन बताऊंगा, ठीक है। जुट जाइए, अभी चैट बॉक्स को विराम दीजिए, जुट जाइए और बताएं जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, बताएं जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद। जी हाँ, बताएं। आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कम लोग अटेम्प्ट करते हैं यार, बाकी मटर गश्ती तो चलती रहती है, बट बच्चे जो हमारे हैं वो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। सोल गेम ऑन, थैंक यू, मी टू। बी नंबर आ रहा है भाई, देखिए सर, ऑप्शन बी आ रहा है ना। बी तो यार नहीं आ रहा है। प्रतीक, कोई ए भी बोल रहा है। ए कौन बोल रहा है? सर्वेश पटेल बोल रहा है ए, प्रतीक ए बोल रहा है, प्रतीक, है ना। तो मुझे लग रहा है ए होना चाहिए। सोल्व कर लेते हैं। हाँ, तिवारी आशीष क्या बोल रहा है, क्या बताऊं? चलिए, चलिए जरा देखते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ओरिजिन है, करेक्ट है। y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, है ना। ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है। इसके अगर आप देखो तो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 1 पे, है ना। ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है दोस्तों। अगर आप अच्छे से देखोगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 2x माइनस 2x स्क्वायर एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है।
x इक्वल टू 1 पे, है ना, x इक्वल टू 1 पे x एक्सिस को काटेगा और x इक्वल टू 0 पे x एक्सिस को काटेगा, करेक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे वाले कर्व की। एक कर्व तो मैंने ट्रेस कर लिया। जब भी कभी एरिया का क्वेश्चन करते हैं, जब भी कभी एरिया का क्वेश्चन करते हैं, डायग्राम बना लीजिए, कर्व ट्रेस कर लीजिए और वो रीजन देखिए जो रीजन का एरिया पूछा गया है। आपको बता दूं, सबसे पहला जो स्टेप होता है एरिया के क्वेश्चंस को करने का, स्टेप नंबर 1 होता है ड्रो द डायग्राम। ड्रो द डायग्राम, डायग्राम ड्रो कीजिए भाई। डायग्राम ऐसा तो है नहीं कि डायग्राम में भाई कोई चित्र बनाना है, कर्व ट्रेस करना है आपको, ठीक है ना, है ना। डू कर्व ट्रेसिंग, ऐसा कोई रैंडम चित्र थोड़ी बनाना होता है। डू कर्व ट्रेसिंग, प्रॉपरली आपको कर्व ट्रेसिंग मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ कर्व ट्रेसिंग आने चाहिए। कर्व ट्रेस कर लोगे, स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, कर्व ट्रेसिंग जब आपने कर लिया तो हमें कौन सा एरिया निकालना है ना, उस पे फोकस कीजिए, ठीक है, वो एनालाइज कीजिए, है ना। आप ये देखिए फिर, देन ऑब्जर्व द एरिया which needs to be calculated, ठीक है। जो एरिया कैलकुलेट करना उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। उसके बाद फिर अप्लाई द सुटेबल फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एरिया, ठीक है। अप्लाई द सुटेबल फॉर्मूला, ठीक है, जो भी उस एरिया को कैलकुलेट करने का सुटेबल फॉर्मूला है वो अप्लाई करें एंड एरिया कैलकुलेट करें, हैं, एंड कैलकुलेट द एरिया, और एरिया को आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। 3 स्टेप की प्रॉब्लम होती है, कोई भी एरिया का क्वेश्चन आपको करना हो 3 स्टेप की प्रॉब्लम है, ठीक है। डायग्राम बना लें, है ना, कर्व ट्रेस कर लें, एरिया जो निकालना है उसको एनालाइज कर लें और उसके बाद फिर खटाक से अपन सूटेबल फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और एरिया निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप कर रहा हूँ, एक कर्व को मैंने ट्रेस कर लिया, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना, इसको तो मैंने ट्रेस कर लिया है, बता दूं आपको, y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर को ट्रेस कर लिया है, ठीक है। अब बारी आती है y इक्वल टू x ln x की, ठीक है। अब y इक्वल टू x ln x में देखें तो x की वैल्यू जो है ना 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती, x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और x की वैल्यू जो है ना, अगर आप 0 से 1 के बीच में देखेंगे ना तो ये नेगेटिव होता है, तो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है और x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। तो देखो 0 से 1, देखो 0 से शुरुआत इसकी, 0 नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक नेगेटिव और 1 के बाद पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 के बाद तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एनालिसिस का प्रयोग करके, है ना, एनालाइज करने के बाद, बाय एनालाइजिंग आई कैन से दैट the diagram, the curve corresponding to y equal to x ln x will be like this, ऐसा कोई कर्व होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो शेडेड एरिया, देखिए इस वाले एरिया की बात की गई है। मुझको दोस्तों ये वाला एरिया बताना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है मैंने, आई होप आपको देखते ही मालूम चल गया होगा। y इक्वल टू एक्स ln x कर्व है, ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर कर्व है, ये हमारा देखिए, ये हमारा शेडेड एरिया है, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा शेडेड एरिया है, ठीक है। तो शेडेड एरिया ये जो है कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर वाला कर्व, कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो कर्व एरिया को बाउंड करते हैं, दो कर्व जब एरिया को बाउंड करते हैं, ठीक है ना, दो कर्व, है ना दो कर्व जब एरिया को बाउंड करते हैं, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व कर दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले वाले से दूसरे वाले तक इंटीग्रेट कर दीजिए फंक्शन को और एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला कर्व कौन सा, 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस 2x स्क्वायर ऊपर वाला कर्व, माइनस नीचे वाला कौन सा है, x ln x, ठीक है। आप इनको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर के 1, है ना, और आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। 0 से 1 2x माइनस 2x स्क्वायर dx माइनस 0 से 1 x ln x dx, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करना बेहद आसान है, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x क्यूब बाई 3 हो जाएगा इजीली, ठीक है।
और ये हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पे मैंने लिमिट यहाँ पे क्या होगा 3 ना, हाँ लिमिट 0 से 1 डालनी ही है। और जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो गया x/2, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2/4 हो जाएगा। तो ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा x²/4। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ x²/4, ठीक है। हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 1 है, करेक्ट है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, 1 पुट करेंगे तो दिस इज़ 1 माइनस 2/3, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, राइट, माइनस यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे 0 है ना, 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया -1/4 है ना, ठीक है, -1/4 1/3, हाँ। और जब हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे ना दोस्तों, तो माइनस लिमिट आ जाएगी x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव ln x इंटू x²/2, ठीक है, यस। तो ये जो लिमिट है ये आपको अलग से इवेलुएट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी लिमिट भी आ गई है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव ln x इंटू x²/2, ओके। तो अब क्या करो, x को ना 1/y से रिप्लेस कर दो, है ना। x को 1/y से रिप्लेस करोगे तो ये ln 1/y हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया 2y², ठीक है। लिमिट y अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया लिमिट y अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी माइनस ln y/2y², लोपिटल लगा दिया मैंने, तो ये हो गया 4y लिमिट y अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये चीज़ 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो ये लिमिट यहाँ पे आई है तो ये जो है 0 को अप्रोच करेगी, करेक्ट है। आप देखोगे तो ये देखो ये यहाँ से 1/3 आ गया, यहाँ से प्लस 1/4 आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 1/3 प्लस 1/4 है ना, 7/12 आ गया आंसर। लल्लू लाल सवाल नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक सवाल करवाऊंगा ताकि सीधा जेई टाइप की प्रॉब्लम आपसे सोल्व हो सके, ठीक है। तो 7/12 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है जी। डायग्राम मैंने बनाया एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बनाने के बाद किस तरीके से सोल्व किया है, देखिए पूरी प्रोसेस को समझना जरूरी होगा। जब मैंने यहाँ पे अपर लिमिट 1 को पुट किया था ना, यहाँ पे 1 को पुट किया था तो -1/4 आया था, बट लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा तो इसके अंदर जब 0 पुट कर रहे हो तो इसको आप देखो 0 पॉजिटिव जब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 0 पॉजिटिव पे आपका यहाँ पे हो गया -∞ और ये हो गया आपका 0, है ना, -∞ इंटू 0। तो ये क्वांटिटी को डायरेक्ट 0 बोलना ठीक नहीं है, ये एक अनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगी। और अनडिटरमाइंड फॉर्म यहाँ पे कैसे मैंने सोल्व करी है, मुझे लगता है उसका आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है ना। एक भन्नाट सवाल था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। हाँ जी, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे भाई बता तो दो, देख लेते हैं एक बार। चलिए तो यार तुम लोग क्वेश्चन जो है ना उन पे फोकस नहीं कर रहे। तो मैंने यार देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको एनालाइज करवा दिए हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स की मैंने रिवीजन करवा दी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। स्टेप्स टू अटेम्प्ट एरिया क्वेश्चन, है ना। मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए हैं एरिया का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। स्टेप्स टू अटेम्प्ट एरिया क्वेश्चन मैंने स्टेप्स भी बता दिए हैं। स्टेप्स टू अटेम्प्ट एरिया क्वेश्चन, एरिया का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के स्टेप्स बता दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं,
ये क्वेश्चन के थ्रू मैंने पूरा जो है ना एप्लीकेशन समझा दिया कैसे कर्व ट्रेसिंग करनी होती है। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं आज का, है ना, एक और प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 1/x² minus 2x plus 2 and x-axis. Find the area bounded by y is equal to 1/x² minus 2x plus 2 and x-axis. ठीक है, क्या हमारा बाउंडेड एरिया होगा ये हमें बताना है। चार ऑप्शन हैं, एक है 2π² यूनिट्स, ठीक है, दूसरा है π/2² यूनिट्स, बहुत ही शानदार, तीसरा है 2² यूनिट्स, फोर्थ ऑप्शन है π² यूनिट्स। ठीक है, चार ऑप्शन हैं, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन होगा, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम बाउंडेड एरिया को निकालेंगे। ठीक है, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचिए समझिए और बताइए कि क्या होगा एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप होगा आपका ट्रेस द कर्व, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ट्रेस द कर्व। उसके बाद फिर है ना एनालाइज द एरिया, है ना, एनालाइज द एरिया, राइट द वैलिड इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या होगा, राइट द वैलिड डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड फाइंड द एरिया, है ना। 3 स्टेप की प्रॉब्लम होगी, है ना, मज़ेदार तरीके से सोल्व की जा सकती है, करने का कोशिश करें ज़रा, है ना। मैं मौन व्रत धारण कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन हो जाता हूँ, कोशिश करें करने की और मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अरे गौतम भाई बता तो मैंने दिया, पहले 12th क्लास का करवाऊंगा, उसके बाद फिर 11th क्लास का करवाऊंगा। बच्चे आप कोई आंसर वगैरह भी तो दे दो, गौतम कोई आंसर तो दे दो इस सवाल का। आप लोग यार एक ही चीज को ना वो कर लेते हो, दिमाग में बैठा लेते हो। अरे भाई चीज़ों जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनको बैठाओ ना यहाँ पे। Hey Gautam, are you getting me? आसिफ ने कहा है कि सी आंसर है ना। एक बच्चे ओम ने कहा है कि बी आंसर है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है ये तो शहरयार ही जानता है। आसिफ ने कहा, हाँ इसका सही आंसर क्या है ये तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डी यहाँ पे हर्षित ने कहा कि डी आंसर है ना। और भाई देखो तुक्का मारने के लिए कौन बोल रहा है मुझे मालूम चल जाता है, और सही में कौन कर रहा है ये भी मुझको मालूम चल जाता है। पियानो स्टैम्पर्स ने कहा इसका डी आंसर है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो तो डी है। अब यहाँ पे अंशुल ने कहा आई गोट 98.8 परसेंटाइल बिकॉज ऑफ यू। यार मेरी वजह से परसेंटाइल नहीं आई आपकी, आपने खुद मेहनत करी है इसलिए परसेंटाइल आई है। ठीक है, स्टूडेंट्स कई बोलते हैं कि आपकी वजह से परसेंटाइल आ गई। टीचर्स का काम तो चलो पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं, लेकिन
टीचर्स का काम पढ़ाना है और वो पढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी टीचर हो, है ना। आपकी परसेंटाइल आपकी वजह से आती है, ठीक है ना। हम तो गाइड करते हैं बस कि यार ये चीज़ें कर लीजिए, है ना, और वो हमारा काम है आपको गाइड करना, ठीक है। तो बता दूं आपको, परसेंटाइल आपकी वजह से आती है। अंशिता नमस्ते, हिमांशु हेलो, ठीक है। गैलेक्सी टेक इट ईजी। हाँ, पे सीरीज़ में कम समय में, ये पूछा गया है मुझसे यहाँ पे सीरीज़ से 11th क्लास का जेई लेवल कर सकते हैं क्या? यार एकदम बेबाक बोल लूँगा मैं इसके ऊपर। जो पे सीरीज़ है वो एक शानदार सीरीज़ है, ठीक है। पे सीरीज़ एक शानदार सीरीज़ है, और पे सीरीज़ से 11th क्लास का आप मक्खन केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है। कम समय में मैक्सिमम चीज़ें उसमें करवाई गई हैं। मेरा एक सजेशन है, पे सीरीज़ में जो चीज़ें करवाई गई हैं वो करके आप अगर और प्रैक्टिस कर लें, है ना, और प्रैक्टिस कर लें, मज़ा आ जाएगा आपको। पे सीरीज़ का जो मोटिव है वो आपके बेसिक्स को क्लियर करके एक उड़ान की तैयारी करना है, आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। पे सीरीज़ 80% काम कर देती है, 70% काम कर देती है। 20-30% और प्रैक्टिस करते हुए, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम करते हुए आपको जो है जेई की अगर सोच रहे हैं तो प्रैक्टिस और करनी होगी, ठीक है जी। हाँ, और कोई सवाल पूछना चाहता हूँ मुझसे? एक बच्चा बीच में कुछ पूछ रहा है कि आपकी सर से बात होती है क्या? यार देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी वापस बता देता हूँ कि सर के साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आया है, और बहुत रिस्पेक्ट उनकी थी, है, रहेगी, और यस डेफिनेटली होती है, क्यों नहीं होती भाई, है ना। तुम भी बड़े मज़े लेते हो यार। हाँ, एक बच्चे ने कहा है कि सर लक्ष्य बैच में आ जाओ। यार देखो, जिस बैच में जो है वो सही है, ठीक है। जिस बैच में जो है सही है, जो जहाँ है वो वहाँ सही है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखो मेरे दोस्तों, है ना। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड मन को फोकस करवाओ। अच्छा, मैं आपके मन को फोकस करवाऊँ? करवा देंगे यार, उसमें तो क्या है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको कंसंट्रेट करना चाहिए और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, सोशल मीडिया से, इधर उधर की चीज़ों से भटकने से बचना चाहिए, ठीक है, और काम की चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चलिए सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे गुस्सा हो गया भाई, वेदांश मिश्रा थोड़े गुस्सा हो गए हैं। सो चलिए जी। हाँ, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो कर्व है और एक्स एक्सिस है, इनके बीच में एरिया अपने को बताना है, करेक्ट है। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है जी। y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होगा? देखो, ये कर्व ट्रेस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर अपन एनालाइज करें इसको, इस कर्व को, तो ये है y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 2 को लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या लिख दिया मैंने इसको? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोस्तों, एक बात नोट करने वाली है कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, है ना। डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और वो x इक्वल टू 1 पे होगी, ठीक है। तो पूरा ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी दोस्तों, और वो x इक्वल टू 1 पे होगी। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि x इक्वल टू 1 पे हमारे फंक्शन का मैक्सिमा है, चोटी है, पीक है ना। x इक्वल टू 1 पे हमारे फंक्शन की क्या है? चोटी है, ठीक है। और एक और बात नोटिस करनी है, अगर x बहुत लार्ज हो जाए, है ना, इन्फिनिटी हो जाए, या माइनस इन्फिनिटी बहुत स्मॉल हो जाए,
उस केस में ये क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी और ये क्वांटिटी जीरो को अप्रोच करेगी, ठीक है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के केस में हमारा जो फंक्शन है जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये बात, और यहाँ पे भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये एक आइडिया हमको लग गया कि हमारा जो ग्राफ होगा दोस्तों वो ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। तो यार ये ग्राफ का आइडिया हमको लग गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं y इज इक्वल टू 1/x² - 2x+2 जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। इस ग्राफ का जो x एक्सिस है उसके साथ क्या एरिया होगा, इस ग्राफ का x एक्सिस के साथ क्या एरिया होगा, ये एरिया मुझको बताना है। तो ये एरिया अगर आप बताना चाहते हो तो देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा, है ना। आपको बता दूं ये 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया, tan इनवर्स x - 1 हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब इसमें इन्फिनिटी डालेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, आगे हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 को अप्रोच करता है, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 को अप्रोच करता है, π/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया π/2 प्लस π/2, ये हो जाएगा पाई। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों π² यूनिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। नीट एंड क्लीन सवाल है, नीट एंड क्लीन अप्रोच है, नीट एंड क्लीन सोल्यूशन है, एकदम भन्नाट तरीके से। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलिए, तो एरिया के क्वेश्चन करने में आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग तरीके का स्टाइलिश सवाल था, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ एरिया बाउंडेड बाय, मुझे बताओ एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy² इज इक्वल टू a² into a minus x and y axis is, है ना, πr² / 2 स्क्वायर यूनिट्स, b है πa² स्क्वायर यूनिट्स, सी ऑप्शन है 3πa² स्क्वायर यूनिट्स, और दोस्तों ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस, है ना। मैं फिर से 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर लेता हूँ, फिर से 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे πa² है ना, πa² / 2 आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन πa² / 2 है, जी हाँ। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं फिर से 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर लेता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ट्राई करने के बाद बताएं मुझको क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। ट्राई करना जरूरी है क्वेश्चंस को, बताइए ज़रा, क्वेश्चन को ट्राई करें, जी हाँ, क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। क्लास 12th बैच, तब तक मैं बाकी बच्चों का जो बाकी जो क्वेरीज़ हैं वो, हाँ, आगे से मुझे अच्छा तरीका लगा कि बच्चे जो क्वेश्चन करते रहेंगे उसके साथ के साथ जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उनको बता दूंगा, जो बाकी के जो डाउट्स बच्चों के रहते हैं। क्लास 12th बैच डिटेल्स, या रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बता रहा हूँ। क्लास 12th की बैच डिटेल्स, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन से शुरुआत होगी, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन से शुरुआत होगी, कंप्लीट थ्योरी करवाऊंगा। सबसे पहले कैलकुलस करेंगे अपन, है ना, कैलकुलस करेंगे, कैलकुलस मेरी जान, है ना, सबसे पहले करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे आपको
सिंप्लीफाई करके कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही मैथ्स का पूरा कोर्स मैं ही करवाऊंगा। 12वीं आपकी शानदार हो जाए, मेरी बस इतनी सी कोशिश है, ठीक है ना। कुछ लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, कुछ लेक्चर्स लाइव होंगे। डाउट्स आपके लाइव लेने के लिए आता रहूँगा मैं, ठीक है। पहले से शेड्यूल मिल जाया करेगा। मैथ्स का जो समय है वो है 5 बजे डेली, है ना, रोज 5 बजे, है ना, रोज 5 बजे मैथ्स की क्लास होगी चैनल पे। रोज 5 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, बच्चे ने कहा मैं 10th ICSE से हूँ, NTSE स्टेज 1 क्लियर नहीं हुआ, लोग बोल रहे हैं जेई नहीं होगा। आशीष तिवारी ने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं है कि NTSE नहीं क्लियर हुआ तो जेई नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो NTSE नहीं कर पाते फिर भी जेई क्लियर कर पाते हैं। हौसलों में तुम्हारे जान होनी चाहिए, जेई की उड़ान भर दोगे तुम, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरों की ना सुने, कठिन परिश्रम करते रहें, सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहें, इधर उधर की चीज़ों में ना भटकें। कौन सी बुक मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट है? यार मैथ्स के लिए तो अपने नोट्स सबसे बेस्ट हैं, ठीक है ना। शहरयार के नोट्स बेस्ट है मैथ्स के लिए, ठीक है। पूरा जो कोर्स करवाऊंगा उसमें नोट्स अच्छे से बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ही दे दूंगा आपको, सब कुछ वैसे ही अवेलेबल है ना, ज़रूरत पड़ी तो बता दूंगा। कार्तिक बोल रहा है कि अनअकैडमी ने न्यू स्मार्ट बोर्ड नहीं दिया क्या? यार अनअकैडमी ने नया स्मार्ट बोर्ड दे दिया, बिल्कुल दे दिया है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड जो हैं वो पहले से भी हैं और भी दे दिया, तो अब क्या किसी पे पढ़ा लो, उसमें क्या, वाइट बोर्ड भी है, स्मार्ट बोर्ड भी है, उसमें क्या है, ठीक है ना। हाँ, पूछ लो सवाल, अपन दे देंगे उत्तर, कोई खास बात नहीं है, शर्माना मत, ठीक है। तो चलिए जी, हाँ, तो क्वेश्चन पे आ जाएं वापस। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन। चलो जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यार देखो ये कर्व है हमारा, है ना, बोला है कि इस कर्व ने कितना एरिया बाउंड किया है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अब की बार पूछा वाई एक्सिस के साथ एरिया, आप देखिए जरा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर, है ना, कर्व मेरा क्या है भाई, कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही मेरे माइंड में चला गया कि x की वैल्यू a पे क्या घटना होगी जब x a है हमारा, वहां पे y कितना है। दोस्तों जब x a है ना तो ये तो 0 हो गया और y मेरा 0 हो गया, है ना। a, 0 से कर्व पास करेगा, अरे बहुत शानदार, a, 0 से मेरा कर्व पास करेगा, ठीक है। और x की वैल्यू a से बड़ी नहीं हो सकती, आपको बता दूं मैं, x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर a से बड़ी हो जाएगी ना यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू a से बड़ी होगी, एक मिनट के लिए अगर मैं इफ आई टेक a पॉजिटिव, राइट, इफ आई टेक a पॉजिटिव, है ना, तो x की वैल्यू, है ना, a पॉजिटिव ले सकते हैं अपन, ठीक है, हाँ, टेक a एज पॉजिटिव। तो x की वैल्यू a से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बराबर होना होगा, सत्यानाश हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव इस दुनिया में बराबर नहीं हो सकते, हमारे जीते जी तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को बराबर नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पे देखो y को थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, y को देखें, x को देखें, कितनी चीज़ों को देखें, किसी को भी देख लो, बात तो एक ही है। x को देख लेते हैं या y को देखें अपन। y को ऐसा करो, देखो इसको ऐसा लिखो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा लिखो a क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसको उधर लेकर के गए अपन, है ना। तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स को उधर लाए तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ से देखा मैंने तो x निकाल लिया, तो x हो गया आपका ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत ही शानदार।
अब देखो यहाँ से मेरे को आइडिया क्या लग जाएगा, जब y मेरा माइनस इन्फिनिटी है ना दोस्तों, तो भी x मेरा जीरो पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है, और y मेरा प्लस इन्फिनिटी है तो भी जीरो पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये बता रहा हूँ आपको मैं। जो इस कर्व की ट्रेसिंग यहाँ पे करना मेरे लिए इजी हो गया, ठीक है। डेरिवेबल कर्व है, स्मूथ कर्व है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो भी नहीं जाएगा, शार्प नहीं जाएगा, देखो ऐसा करके है ना, ये हो गया और यूँ करके यूँ हो गया। अब ये कर्व बन गया हमारा, ठीक है ना। ये कर्व कैसे बना, देखो मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, एज y अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव, है ना। ये बात यहाँ पे नोटिस कर लो आप। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कर्व है ना, यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस के साथ क्या एरिया मेरा ट्रेस करता है ना। ये वाला एरिया इसने पूछा है ना। तो देखो x एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया हमारे पास, देखो x एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया ना, है ना। मैंने फॉर्मूला बताया था ना, x एज अ फंक्शन ऑफ y आने के बाद जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, उसको क्या करो आप, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x एज अ फंक्शन ऑफ y आने के बाद इसको आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। इसको आप विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। a क्यूब आ गया कॉमन, 1/y स्क्वायर a स्क्वायर, है ना। ये 1/a tan इनवर्स y बाय a, tan इनवर्स y बाय a, ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। कैंसलेशन होने के बाद ये देखिए a स्क्वायर आ गया, है ना। इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 होता है, π/2 पाई हो गया, पाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स आ गया जी, है ना। पाई a स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। पाई a स्क्वायर यूनिट्स अपना आंसर आ गया। आई होप आपको एकदम क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है जी। भाई किसी प्रकार का डाउट है क्या सवाल में? मुझे लगता नहीं डाउट होना चाहिए। 12th बैच में जेई मेन लेवल पढ़ाएंगे, जेई मेन से भी ऊपर मेन एडवांस सब कराएंगे, ठीक है जी। बोर्ड प्लस जेई मेन प्लस, है ना। यहाँ पे डाउट पूछा है कि 12th बैच में क्या कराएंगे। 12th बैच जो होगा उसमें जेई मेन प्लस एडवांस प्लस बोर्ड्स, है ना, सारे बेसिक्स डाउट्स लाइव आकर के, डाउट्स जितने मेरे को मतलब जो गाइडेंस में, डाउट्स का मतलब गाइडेंस, है ना, आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक के ऊपर गाइड कर पाऊँ, ठीक है जी, है ना। सारी चीज़ें देने की मैं हर संभव कोशिश करूँगा। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारी सारी क्लासेस की जानकारी इस चैनल पे मिलती है। सारी क्लासेस की कोई भी हमारे से रिलेटेड जो भी वीडियो, कोई भी सेशन अगर अरेंज होना होता है तो इस चैनल पे सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के बाद बात करते हैं अनअकैडमी ऐप। डाउट पूछने का एक बहुत ही शानदार जरिया है, तो अनअकैडमी ऐप पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट असेसमेंट, हर संडे को 12 से 3 अनअकैडमी का टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें ढेरों सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं। हर बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये मार्च में जो कोर्सेज हैं कुछ आ चुके हैं, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं, कुछ कोर्सेज आने वाले भी हैं ना अप्रैल में। देखो ये अप्रैल में कोर्स चालू होगा अनअकैडमी ऐप पे। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो चलते हैं, ठीक है जी। आप मुझको अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिए, तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरे जितनी भी क्लासेस बैचेस की जो जानकारी है वो आपको अनअकैडमी ऐप पे अगर मुझको फॉलो करेंगे तो मिल जाएगी। मेरी स्पेशल क्लासेस जो भी अनअकैडमी ऐप पे फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी जानकारी भी आपको अगर आप मुझको यहाँ पे फॉलो करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है जी। हाँ, चैनल को यार, तुम्हारा अपना चैनल है, घंटी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे लेक्चर्स की। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और हंसते मुस्कुराते तो आप मतलब रहें ही, ठीक है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करना ना छोड़ें। जल्दी से हमारे अलग अलग कोर्सेज चालू हो रहे हैं, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।